हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुशिका सिंह और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मणिपुर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो मणिपुर में कब, क्या, कैसे के बारे में भी, जो सिविल वार ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है और बाकी स्टेट्स जो मणिपुर से क्या सीख सकते हैं इस बारे में। क्योंकि जो इस टाइम जो क्राइसिस हो रहे हैं मणिपुर में वो बाकी की स्टेट्स में ना हो, इससे हम क्या उस स्टेट से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें, हम लोग अगर फ्रीडम से लेकर अब तक की बात करें, तो अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर की भी बात करें तो 1983 में हुआ था नेली मैस्कर और 1984 में हुआ था एंटी सिख राइट, और जो 2002 में हुआ गोधरा राइट को ज्वाइन करने वाला है मणिपुर वायलेंस। मणिपुर वायलेंस की बात इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी इंडेक्स की भी बात करें, जिसमें से 9 का मतलब होता है श्रीलंका की तरह सिविल वॉर हो सकता है, तो अगर मणिपुर वायलेंस एक स्ट्रॉन्ग अलार्मिंग 7 पर है, जो इंडेक्स दिख रहा है, मैंने इसमें शो भी किया कि जो मणिपुर है वो इंडेक्स शो कर रहा है 7 पर। इसका मतलब है यानी कि 50,000 लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, 140 लोग मारे जा चुके हैं, ना जाने कितने लोग घायल हैं और ना जाने कितने रिलीफ कैंप पर हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस खून खराबे और डिस्ट्रैक्शन का? तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बॉर्डरिंग नेशंस या फिर मीडिया या फिर हम और आप, जिसके बारे में हमें खबर तक नहीं है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो अगर हम इंडिया के बड़े प्रोटेस्ट देखें तो लैंड और रिजर्वेशन को लेकर मणिपुर में ये दोनों ही इशू शामिल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊं तो जो मणिपुर का इशू इतना ट्विस्टेड है, तो कैसे इतना ट्विस्टेड है, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक लॉ एग्जिस्ट करता है कि मुंबई में जो चाहे वो रह सकता है और जो चाहे लैंड खरीद और बेच सकता है, पर बाकी पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रह सकते हैं और वही लैंड खरीद या बेच सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना ख़राब होगा। अब हम इसी एग्जांपल से मणिपुर का केस स्टडी करते हैं और ये पूरी वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से समझिएगा, ओके। यानी कि जो मणिपुर है वो 2 एरियाज़ में डिवाइडेड है, यानी कि हिल एरिया और वैली एरिया। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, जो वैली एरिया में स्थित है। मणिपुर में मेनली 2 कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, एक मेतीज़ और दूसरी कम्युनिटी है कुकी और नागास कम्युनिटी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि उसी से ही वहाँ का क्राइसिस समझ आएगा। तो जो मेजॉरिटी किसकी है, मेतीज़ कम्युनिटीज़ की, ऑलमोस्ट 53 पॉपुलेशन इनकी है, जो मेनली वैली एरियाज़ मतलब इम्फाल एरिया में रहते हैं, जो मणिपुर का बस 10% एरिया कवर्ड कर रहे हैं। ये मेजॉरिटी हिंदूज़ है और उन्हें ओबीसी से एससी का स्टेटस दिया है। क्योंकि ये वैली एरियाज़ में रहते हैं तो इन्हें बाकी कम्युनिटी से एडवांस माना जाता है, क्योंकि सारी सुविधाएं जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सब इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ पर। और दूसरी कम्युनिटी है कुकी और नागास की, जो 40% पॉपुलेशन के साथ माइनॉरिटी में है। ये लोग हिल एरियाज़ में रहते हैं और मणिपुर को 90% एरिया है। ये मेजरली क्रिश्चियन और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में आते हैं। इस शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की वजह से उन्हें काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जैसे कि लैंड खरीदना और बेचने का प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन देना,
और जो मेतीज़ हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पार्ट में नहीं आते हैं और उन्हें हिल एरियाज़ में लैंड खरीदने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अब आ जाते हैं 2023 की तरफ कि ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और इसके जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हैं उनके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला ट्रिगर था कि पहला मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा किया गया ऑर्डर, जो मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। सेकंड है हमारा इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट का एविक्शन, और जो थर्ड है हमारा ड्रग्स ट्रेड एंगल। तो इन 3 ट्रिगर्स का मणिपुर पर क्या इम्पैक्ट हुआ चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर। दरअसल 2013 से ही जो मेतीज़ काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाना चाहिए, पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इस साल मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मेतीज़ को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस कंसिडर्ड किया जाना चाहिए, जिसमें बस कंसिडरेशन की बात करी गई। फिर हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट नागा और जो कुकी और बाकी ट्राइब्स ने 3 मई को जो चुरचनपुर के में ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकाला, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैशेस हुए। किसने पहला अटैक किया इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। और ये था दूसरा ट्रिगर, क्योंकि पहला ट्रिगर था मणिपुर गवर्नमेंट का एविक्शन ड्राइव। बहुत दिन से गवर्नमेंट हिल्स के रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इलीगल ऑक्यूपेशन हटाने के लिए एविक्शन वार्निंग जारी कर रही थी, और फाइनली ऑक्यूपेंट्स को हटाया गया। स्टेट गवर्नमेंट इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाने के लिए इसलिए पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि ये एरियाज ड्रग ट्रेड्स का पार्ट थे। तो आपने गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में काफ़ी बड़ा ड्रग ट्रेड चलता है, और वो भी ओपियम एंड ब्राउन शुगर का। मणिपुर में कुछ टाउन्स इस ड्रग्स ट्रेड का कल्टीवेशन के एक्सचेंज हब हैं, मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल अपने नॉर्थ ईस्ट को ड्रग ट्रेड का पार्ट बना रहा है। मणिपुर ड्रग्स के रिसीवर से प्रोड्यूसर बन रहा है। जो चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का जो वर्स्ट ड्रग अफेक्टेड एरिया है, अब इस इशू का म्यांमार के एंगल को समझते हैं। मणिपुर जो है ना, नागालैंड, असम और मिज़ोरम के साथ साथ म्यांमार के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो। बॉर्डर शेयर करते हैं हम। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने के कारण जितना सेंसिटिव और अलर्ट हमें कश्मीर से रहना पड़ता है, उसी तरीके से म्यांमार का बॉर्डर शेयर करने के कारण मणिपुर के जो बॉर्डर हैं वो सेंसिटिव हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि म्यांमार कंसिडर्ड एज अ एशिया नेक्स्ट फेल्ड स्टेट, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पॉलिटिशियन स्टेबिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट का अपने सिटीजन्स पर कंट्रोल नहीं है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। प्लस जो चाइना में है उसका म्यांमार को बढ़ता इन्फ्लुएंस देखा गया है। ऐसे में वहाँ के जो इन्फ्लेटर हैं आते हैं, आर्म्ड सप्लाई होता है, ड्रग सप्लाई, ड्रग ट्रेड बढ़ता है। स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। इस पॉइंट पे ना मुझे मणिपुर की एक हिस्ट्री के बारे में मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है। जब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट जोड़ने का टास्क मिला था। प्रिंसली स्टेट्स वो जगह जहाँ पर ब्रिटिशर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे पर इंडियन रूलर के थ्रू करते थे। मणिपुर भी एक ऐसा प्रिंसली स्टेट है जिसका मर्ज हुआ इंडिया के साथ 21 सितंबर 1949 में। क्या आपको पता है कि मणिपुर यूनियन टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। 1972 में फुल स्टेट का स्टेटस मिला। मणिपुर की अगर हिस्ट्री देखें तो काफ़ी वायलेंस और इंस्टेंसेस रहे हैं। इन 1972 में फुल स्टेट्स बनने के बाद भी राइट ख़त्म नहीं हुए, तो 1980 से लेकर 2004 तक इसे प्रोटेक्ट करने के डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर रखा गया और इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट भी इम्पोज किया गया, जिसके कारण वहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं थे। एनीवे, और जैसे जैसे सिचुएशंस बेटर होती गई
और जिन जिन एरियाज़ में बेटर सिचुएशन होती गई उन्हें डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट से हटाया गया। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्पेशल प्रोविज़न जो मणिपुर में अप्लाई हो रहे थे उन्हें हटाया गया। अगर इंस्टेंस देखें वायलेंस के तो ये मणिपुर के नहीं हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है ब्रिटिशर्स। दरअसल ब्रिटिशर्स ने हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों को यह पिक्चर दिखाई है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी वो एक्सक्लूडेड एरियाज़ में ही रहेंगे, वो ऑटोनॉमस स्टेट्स बनकर भी एग्जिस्ट करेंगे, वो इंडिया के बिगर पिक्चर का पार्ट नहीं बनेंगे। पर इंडिपेंडेंस के बाद मर्ज हुआ तो बहुत सारे ऐसे रेडिकल ग्रुप्स थे जो इस डिसीज़न से खुश नहीं थे। इसका फ़ायदा जो बॉर्डरिंग नेशन ने भी उठाया। मुझे पक्का यकीन है कि जब इंडिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे तब ब्रिटिशर्स को हिचकियाँ आती होंगी। चलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि दोनों कम्युनिटीज़ की डिमांड क्या थी, क्यों हो रहे हैं क्लासेस। तो ये समझ लीजिए कि इंडिया स्टेट बेसिकली मेंटेन करती है बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए ताकि उन्हें एजुकेशन, जॉब और रिजर्वेशन दे सके। मीतीस कम्युनिटी के पास एससी और ओबीसी का स्टेटस है, पर उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए ताकि वो अपने कल्चरल, लैंग्वेज, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर मेन मुद्दा लैंड का है। मीतीस का कहना ये है कि ये अनफेयर है क्योंकि जो कुकी और नागास कहीं भी लैंड ले सकते हैं वैली में, पर जो मीतीस का जो हिल में जो लैंड है उनको लेना अलाउड नहीं है और उन्हें बस 10% एरिया मिला है और वो भी श्रिंक होता जा रहा है क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज़ भी वहाँ पर लैंड ले सकती हैं और स्टेट्स मिलने में से उन्हें हिल्स में लैंड को खरीदने और बेचने का राइट मिलेगा। वहीं नागा और कुकी का कहना ये है कि जो मेती कम्युनिटी है एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर है और उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है। और आपने जो रिसेंट टाइम में देखा ही होगा कि अगर इंडिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो या फिर क्लैशेस होते हैं तो जो क्लैशेस हुए हैं उसके बाद कॉमन मैन के 3 इंपॉर्टेंट राइट इमीडिएटली सरेंडर कर दिए जाते हैं, जिसमें से सेम मणिपुर में भी 3 इंपॉर्टेंट राइट सरेंडर्ड है। सबसे पहला सीआरपीसी का 144 कर्फ्यू इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके कारण लोगों को राइट टू मूव फ्रीली सराउंडेड है। दूसरा वायलेशन ऑफ एजुकेशन और तीसरा है हमारा जो राइट टू इंटरनेट सस्पेंडेड है वहाँ पे। थर्ड, मणिपुर में ये सारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सर्विस शट डाउन है जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें देखा जाए तो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन एजुकेशन ये कुछ भी एक्सेस नहीं हो पा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी भी होता है ताकि वायलेंस एस्केलेट ना कर सके, पर इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कॉमन मैन सफ़र कर रहा है। तो 3 महीने से ये जो क्राइसिस चल रहा है इसका सॉल्यूशन है तो बहुत सारे ओपिनियन को कंबाइन करते हुए 3 नए अच्छे सॉल्यूशन सामने आए और एक ब्रह्मास्त्र भी है। पहले 3 सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक ब्रह्मास्त्र पर आते हैं एट द एंड। तो अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, क्या वो ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ एक जुडिशियल ऑर्डर सिर्फ एसटी की जो लिस्ट है उसमें कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए और कोई ट्रिगर नहीं होना चाहिए था। पर ये जो क्लैरिफिकेशन है ना तो बहुत सारे पहले ही सिटीजन्स को कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इंडिया में इंफॉर्मेशन तेज़ी से बढ़ती तो है लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन। दूसरा है पॉपी कल्टीवेशन, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसे इरेडिकेट करना है तो एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए और उन हिल फार्मर्स के लिए न्यू कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तीसरा, सारे ईस्टर्न स्टेट्स को मिलकर एक नई बॉडी और सेपरेट काउंसिल बनाना चाहिए और सारे इश्यूज़ को डिस्कस करना, चाहे वो एथिक क्राइसिस हो, स्टेट इश्यूज़ हो, चाहे बॉर्डर इश्यूज़ हो, और डिस्कस करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लमेटिक टाइम्स में हमें पता हो कि जो पीस कैसे रिस्टोर कर सकते हैं और वायलेंस को कैसे कट डाउन किया जा सकता है। अब आते हैं ब्रह्मास्त्र की ओर। जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन की ये है कि
जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज़ किया जा सकता है मणिपुर में। तो इतने दिन से चले आ रहे मणिपुर क्राइसिस प्रेसिडेंट रूल लास्ट ऑप्शन हो सकता है। यह तब इम्पोज़ किया जा सकता है तब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं फॉलो कर पाती और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल करने नहीं देती है। तो ये बता दो 1951 से 2019 तक जो मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज़ किया गया है, क्या इसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल पाएगा? आप बताइए, कमेंट में कर देगा। अकॉर्डिंग टू मी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचना चाहिए जिससे ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसके लिए हर एक बॉर्डर डिस्प्यूट, हर एक एथनिक क्लैशेस समझने की ज़रूरत है ताकि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल पाए। आज अगर मणिपुर है, कल तो नागालैंड या मिज़ोरम भी हो सकता है। आर वी रेडी फॉर दिस? सो प्रिकॉशन इज़ अ बेटर देन क्योर, सो लेट गेट टू इट। देखिए पिछले जो कुछ भी महीनों में जो कुछ भी हो रहा है ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इन कम्युनिटीज़ के बीच में बस वायलेंस ही होता है। हमारी आर्म फोर्सेस सबसे बड़ा एग्जांपल ये समझने के लिए कि जो कुकी और नागा और जो मीती कम्युनिटीज़ के लोग साथ में काम करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इनफैक्ट इन जो क्राइसिस टाइम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आए कैसे अपोजिट कम्युनिटी के दोनों ने एक दूसरे का मदद की और क्लासेस के टाइम में। तो आई रियली होप जो मणिपुर क्राइसिस है वायलेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़।